कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और रिवीजन भी आप लोगों का चल ही रहा होगा। साहित्य की एक झलक की जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ के क्रम में आज देखेंगे कि यह 20वीं सीरीज़ है। कल आपको 19वीं सीरीज़ मिली थी, आज यह 20वीं सीरीज़ है। प्रश्नों को देखिए और कमेंट ज़रूर करें। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि कमेंट करें, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट नहीं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साहित्य की एक झलक जो डेली पब्लिश की जा रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नैतिकता की लंगड़ी दौड़ निबंध किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल चतुर्वेदी का है। दूसरा प्रश्न देखें, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? शब्द और धरती, माता प्रसाद त्रिपाठी। एक भोर जुगनू की, नर्मदा प्रसाद। हुक्का पानी, विनय मोहन शर्मा। पुराना घर, नए लोग, ठाकुर प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर बेमेल जोड़ा आपका हो जाएगा सी, क्योंकि हुक्का पानी विनय मोहन शर्मा का नहीं है, कृष्णदेव प्रसाद का है। भाई कई लोग कह रहे थे सर साधारण पेपर बनाइए, बहुत ज़्यादा कथन हो जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आज का पेपर साधारण है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग लगभग इसमें जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको आता ही होगा, और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है या आपके कितने सही हो रहे हैं अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विष कन्या, चंपाकली, सुंदरकली, पदयात्रा निबंध किसके हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ त्यागी का है। निम्न में से किसका जन्मकाल बाद में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र कोहली, क्योंकि विष्णुकांत शास्त्री का 1929 में है, शरद जोशी का 1931 में है, कुबेरनाथ राय का 1933 में है, नरेंद्र कोहली का 1940 में है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न निबंधकारों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो जो ऐसे प्रश्न आते हैं इसीलिए चारों विकल्प में आपको बताते चल रहे हैं। निम्न में से किसका जन्म काल बाद का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह का बाद में है। प्रभाकर माचवे का 1917 में होगा, अमृत राय का 1921 में होगा, विवेकी राय का 1924 में होगा और नामवर सिंह का 1926 में होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका जन्मकाल बाद का है? तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर नगेंद्र। सबसे पहले होंगे शमशेर बहादुर, जिनका 1911 है, रामविलास शर्मा 1912 है, भगीरथ मिश्र 1914 और डॉक्टर नगेंद्र 1915। विराम चिन्ह के निबंधकार कौन है? देखिए, विधा पर आपको ध्यान देना है, विधा पर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। विराम चिन्ह निबंध किसका है? मैं कहानी नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा आपका बी, रामविलास शर्मा। ग्रामीण चेतना के निबंधकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण चेतना के निबंधकार रामदास मिश्र भी हैं, विवेकी राय भी हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र भी हैं और अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल भी हैं। ललित निबंधकार कौन है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी जैसी छोटी छोटी परीक्षाओं में आप देखेंगे, डीएसएसबी की परीक्षाओं में देखेंगे, तो इन सब परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, कुबेरनाथ राय भी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव प्रसाद सिंह, विद्यानिवास मिश्र, ये सभी होंगे ललित निबंधकार। व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल, ये सभी के सभी व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। अब यहाँ पर व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, विवेकी राय व्यंग्यात्मक निबंधकार नहीं हैं। बाकी शरद जोशी भी हैं, नरेंद्र कोहली भी हैं, ज्ञान चतुर्वेदी भी हैं। पर्ण मुकुट निबंध किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुबेरनाथ राय का पर्ण मुकुट है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं और उसमें कितने निबंध संकलित हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बताई गई हैं। इस समय निबंध की इकाई चल रही है और आज प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंध है वो आप लोगों को दिया गया है पीडीएफ, और उसी पर आधारित आपको रात में 9 बजे लाइव कक्षा मिलेगी। दोपहर में जैसा शेड्यूल है आपको पता है कि वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, तो इन पर ज़रूर ध्यान दें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन अभी 12 जुलाई में हुआ है, 13 जुलाई में हुआ है, वो ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठे। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। वैसे पीडीएफ तो आपको मिल जाता है, लेकिन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
जो तथ्य आपको ना पता हो सिर्फ वही लिखते चलें, ताकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आपके लिए आसानी रहे। जो भी हमारे नए लोग हैं, ध्यान दें, जिनका एडमिशन 12 जुलाई और 13 जुलाई में हुआ है, जैसे अर्चना है, रक्षा राय है, शिवदयाल है, पराग, आरती, उमा, शिव, सीमा, रमन, पिंकी, शिवपाल, दीपा, प्रियंका, सीमा, रोहित, पुष्पेंद्र, मनीषा, महिमा, तो ये जितने लोग हैं जिनका एडमिशन अभी 12 और 13 जुलाई में हुआ, तो 14 जुलाई है, तो ये लोग ज़रूर ध्यान दें। कल भी मैंने कहा था हरिशंकर परसाई का निबंध कौन सा है, कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 13 देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, खबरों की जुगाली हरिशंकर परसाई का नहीं है, लेकिन यह है किसका, तो ध्यान दें श्रीलाल शुक्ल का है। हजारी प्रसाद का निबंध कौन सा नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, सोच विचार नहीं है, यह जैनेन्द्र का है। वैसे प्रेमचंद के फटे जूते कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, पाखंड का अध्यात्म पूछा गया, शिकायत मुझे भी है। ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध जो है विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इससे यह है कि आप जब पढ़े रहते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा चलता है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है, कदम की फूली डाल, कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, धनवा पियर भैले, मनवा पियर भैले, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी के सभी विद्यानिवास मिश्र के हैं। कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, काश फूल गए। काश फूल गए किसका है, तो राम अवध शास्त्री का है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है। अस्मिता के लिए सरदार पूर्ण सिंह, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री, किस किस को नमन करूं, दिनकर, अंगद की नियत, विद्यानिवास मिश्र, तो आपका उत्तर हो जाएगा अस्मिता के लिए विद्यानिवास मिश्र का है, सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। किसका है, ध्यान रखिएगा, विद्यानिवास मिश्र। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, स्टेटस पर मैंने कल भी लगाया था, अभी भी लगा हुआ है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए उस पर, कि जितनी भी रचना है उनकी भूमिका में कौन कौन से अध्याय हैं या कौन से निबंध किसमें संकलित हैं, या संस्मरण में कितने संस्मरण संकलित हैं, तो इस तरीके का मैंने वहाँ पर दिया है, उसको आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और 1 से 2 प्रश्न आपको हर बार वहाँ से मिलते हैं। शिवमूर्ति के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंध है जो आज कराया जा रहा है, आप देखेंगे कि उसमें ये सारे कथन महत्वपूर्ण है। शिवमूर्ति के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र क्या कहना चाहते हैं, मनुष्य के बीच बैर नहीं होना चाहिए, अंधी आस्था के स्थान पर ईश्वर का सच्चा ध्यान रखना चाहिए, धार्मिक उन्माद के स्थान पर विश्व बंधुत्व की भावना स्वीकार ना करें। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। तीसरा क्यों गलत है, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि धार्मिक उन्माद के स्थान पर विश्व बंधुत्व की भावना स्वीकार करें, यहाँ पर 9 शब्द लगा है, इसलिए आपका तीसरा गलत हो रहा है। शिवमूर्ति के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर के साथ खुद पर भरोसा रखने को कहते हैं, मनुष्य से प्रेम करने के साथ प्रकृति और अन्य जीवों से भी प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल सही, आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, भोजपुरी किसान के लिए हर हर महादेव का नारा नहीं, हरियर हरियर महादेव की कामना अधिक महत्व रखती है, उपरोक्त अंश किस निबंध का है। उठ जाग मुसाफिर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, संस्कृति और सौंदर्य, मजदूरी और प्रेम। भाई कुछ लोग कहते हैं कि सर सिलेबस से बाहर का 1 2 प्रश्न आप डाल देते हैं, ध्यान दीजिए, सारी चीज़ सिलेबस का ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब अगर आपने उठ जाग मुसाफिर पढ़ा होगा तो आपको यह कथन मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं सर कथन से प्रश्न नहीं आता है, ठीक है, आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को उठाकर देखिए और कथन से 4 से 5 प्रश्न आप लोगों को मिलते हैं, और जो आपके पाठ्यक्रम में है लगभग प्रश्न आपको वहीं से मिल जाता है जो विधाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो उठ जाग मुसाफिर का ये कथन है। श्रद्धा और प्रेम में स्पष्ट अंतर किसने अपने निबंध के माध्यम से बताया है, आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में श्रद्धा के कौन कौन से प्रकार बताए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3, प्रतिभा, शील और साधन। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार भक्ति क्या है, तो भक्ति श्रद्धा और प्रेम का योग है। क्या है, तो श्रद्धा और प्रेम का योग है। श्रद्धा और भक्ति में किसके पदों का भी उल्लेख है,
तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, रसखान के पदों का उल्लेख है। श्रद्धा और भक्ति में किसका उदाहरण दिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण दिया गया है। विवेकी राय का कौन सा निबंध मास्टर साहब से मिलने जाने की घटना से शुरू होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, उठ जाग मुसाफिर। 26 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, उठ जाग मुसाफिर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं मेहमान लड़की का नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, कृष्णा। नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न कौन पूछता है लेखक से? आपका उत्तर हो जाएगा बी, छोटी लड़की पूछती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक कितने दिनों में नाखून बढ़ने की बात करता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, हर तीसरे दिन। ये पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप पर सुबह भेज दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पर साहित्य की एक झलक लिखकर आप भेज दीजिए, आपको भी यह पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। हास्य व्यंग और विनोद पर आधारित शुक्ल जी के निबंध उत्साह में किस पर व्यंग किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, वीरों पर किया गया है। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल का कैसा निबंध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, सैद्धांतिक निबंध है। चिंतामणि के किस भाग में सबसे अधिक निबंध संग्रहित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 4। भाई चिंतामणि भाग 1 में अगर आप देखें तो भाग 1 में 17 निबंध संकलित हैं। भाग 2 में अगर आप देखें तो 3 निबंध संकलित हैं। भाग 3 में आप देखें 21 निबंध संकलित हैं। भाग 4 में आप देखेंगे तो 47 निबंध संकलित हैं। तो सबसे अधिक भाग 4 में है और सबसे कम भाग 2 में है। इनका प्रकाशन भी आपको ध्यान रखना कि किसने प्रकाशित किया, किस वर्ष प्रकाशित हुआ, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी निबंध में कौन शामिल नहीं है? तो कबीर शामिल नहीं है। त्रिवेणी में जायसी, सूर और तुलसी हैं। अगला प्रश्न देखें, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पहली रचना होगी ए, बारदोली विजय संदेश। बारदोली, मैं आपको प्रकाशन वर्ष बता दूं क्योंकि कुछ लोग कहेंगे हुंकार है, कुछ लोग कहेंगे रेणुका है। प्रकाशन वर्ष है 1928। सबसे पहले 1928 में उन्होंने लिखा। फिर प्राणभंग उन्होंने 1929 में लिखा। रेणुका उन्होंने 1935 में लिखा। हुंकार उन्होंने 1938 में लिखा। ध्यान रखिएगा। निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है? दिनकर जी वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1918 ईस्वी को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 35 का ए, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही। अब आप कहेंगे सर तीसरा और चौथा गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि इनका जन्म 18 में नहीं हुआ है बल्कि 1908 में हुआ है, इसलिए यह गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, उर्वशी के लिए मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला था। ध्यान रखना। और लगभग इनकी जितने, दिनकर जी को वीर रस के कवि के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन रश्मिरथी को छोड़कर शेष वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं हैं, सिर्फ रश्मिरथी को छोड़कर। वैसे अगर भूषण की बात, इनसे पहले भूषण ही है वीर रस के कवि। भूषण के बाद अगर कोई है वीर रस का श्रेष्ठ कवि तो वह दिनकर हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखने में देवता सादृश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। दिनकर ने उपरोक्त पंक्तियां किसके लिए कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू के लिए। जवाहरलाल नेहरू की तरफ इन्होंने इशारा करके यह भी कहा है कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए जा सके। ये भी नेहरू के लिए कहा गया है, इनके द्वारा, दिनकर जी के द्वारा नेहरू की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाया जा सके।
वैसे आप देखेंगे तो 1962 में चीन से हार के बाद की पंक्ति दिनकर जी ने कहा है कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्गधीर, फिर दे हमें गांडीव सदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो ये बहुत सारी पंक्तियाँ इनकी हैं जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, आपको साहित्य की एक झलक चाहिए, तो हमारे इस नंबर पर आप साहित्य की एक झलक लिखकर व्हाट्सएप कर दें। आपको भी साहित्य की एक झलक जो आप देख रहे हैं इसकी PDF आपको मिल जाएगी। डेली की डेली साहित्य की एक झलक की सीरीज चल रही, वो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। और यदि आप UPHESC, UGC नेट, TGT, PGT के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें डेली सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स मिलेगा, डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, दोपहर में 2:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलेगा जो कि रिकॉर्डेड होगा। टाइम का बाउंडेशन नहीं, आप कभी भी देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर होगा, पब्लिश नहीं होगा, उसका लिंक आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा। और फिर उसी टॉपिक पर रात में 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में जो टॉपिक आपने पढ़ा है दोपहर में, जो सुबह आपने PDF देखा है, उसी पर प्रश्नोत्तरी होती है रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से दिनकर की कौन सी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर D, दिनकर की ये सभी रचनाएं हैं। मैंने इसलिए दिया है 5 5 6 6 रचनाएं, ताकि क्रम से भी पूछा जाता है तो भी आप कर सकें। रसवंती का प्रकाशन आगे दे दिया, द्वंद्वगीत का, कुरुक्षेत्र का, धूप छाँ का, सामधेनी का, बापू का, सबका प्रकाशन वर्ष मैंने एक साथ आप लोगों को दे दिया है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 38 देखें, निम्न में से दिनकर जी की रचनाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर होगा जो हो जाएगा आपका उत्तर, यहाँ पर भी होगा D, और यहाँ पर भी मैंने प्रकाशन वर्ष के साथ दे दिया है। जैसे चक्रवाल, कवि श्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, सबका प्रकाशन वर्ष आगे दे दिया गया है। वैसे परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1961 में, कोयल और कवित 1964 में, हारे को हरिनाम भी कभी कभी पूछा जाता है 1970 में, संचिता 1973 में, रश्मिलोक 1971 में। तो इन सब का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिए, क्रम से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा D, दिनकर की लगभग सभी रचनाएं यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो रही हैं। रेती के फूल भी ध्यान रखना 1954 में है, भारतीय एकता 1971 में है, मिट्टी की ओर अगर पूछा जाए तो 1946 में है। निम्न में से कौन सी रचनाएं दिनकर की हैं? बस यहीं तक ये प्रश्न था, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा D, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा B, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर बच्चन सिंह का आपने पढ़ा है तो आपको वहाँ पर यह कथन श्रीकांत वर्मा के बारे में मिलेगा। यूँ तो प्रयोगवादी काव्य आंदोलनों में आधुनिकता के चिन्ह दिखाई पड़ने लगते हैं, विशेष रूप से अज्ञे और शमशेर बहादुर सिंह में, पर उनकी आधुनिकता उधार ली हुई आधुनिकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगर पूरा कथन नहीं भी पूछा गया तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किसने शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहा कि उनकी आधुनिकता उधार ली हुई आधुनिकता थी। ऐसे भी प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा D, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में कहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की आधुनिकता उधार ली हुई आधुनिकता थी। निम्न कथन किसका है? निम्न कथन बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा है? कि वह विशिष्ट शब्दार्थों के कवि हैं। उनकी कविता में शब्दार्थों की जो अद्वैतता है, स्पर्धा धर्मिता है, वो उसे विशिष्ट बनाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा A, केदारनाथ सिंह के लिए बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है। बनारस पर तुलसी ने भी लिखा है, मिर्जा गालिब ने भी, भारतेंदु ने भी और प्रसिद्ध वेटनिक कवि एलन गिन्सबर्ग ने भी। किंतु केदार का बनारस अपनी अद्वितीयता में सबसे भिन्न और अप्रतिम है। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन होगा बच्चन सिंह का, जो हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न देखें,
अज्ञेय निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं, उन्हें व्यक्तिवादी कवि कहा गया है। उपरोक्त कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी का। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो लिखा है, उसी में विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यह कथन जरूर मिला होगा। निम्न में से किसने साकेत रचना को जीवनवादी काव्य कहा है? साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र। अब आप कहेंगे सर डॉक्टर नगेंद्र तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र की यह रचना साकेत पर जो उन्होंने लिखा है, साकेत एक अध्ययन, बाय द वे आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि साकेत एक अध्ययन रचना किसकी है? समीक्षात्मक रचना साकेत एक अध्ययन किसकी है? तो डॉक्टर नगेंद्र की है, ध्यान रखना। और साकेत एक अध्ययन में ही डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। तो यह रचना तो कम से कम ध्यान रखिएगा कि साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की है, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और उसी में डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। निम्न में से किसने तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। अंतःपुर का आरंभ कहानी के कहानीकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, राय कृष्ण दास। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? कबीर के आरंभिक 100 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। हनुमान दास ने संस्कृत में बीजक की व्याख्या प्रस्तुत की। अहमद शाह ने अंग्रेजी में बीजक का अनुवाद किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मस्त मौला कहा। बिल्कुल उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, ये सभी के सभी कथन सही हैं। ये जो चौथा कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए। अगला प्रश्न देखें। रामचंद्र शुक्ल की कविता हृदय का मधुर भार किस पत्रिका में छपी थी? हंस, चांद, सरस्वती, माधुरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, माधुरी पत्रिका में। यह कविता किसकी है? हृदय का मधुर भार। ये जरूर ध्यान रखना कि रामचंद्र शुक्ल की है। वैसे इनकी एक और कविता प्रकृत प्रबोध, नाम सुना है आप लोगों ने? प्रकृत प्रबोध, कितने लोगों ने नाम सुना है प्रकृत प्रबोध का? प्रकृत प्रबोध, यह भी कविता माधुरी पत्रिका में छपी थी, प्रकृत प्रबोध। और यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। कब छपी थी यह भी आपको बता दें, 1924 में। रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में अपनी जीवन गाथा का विवरण दिया है? हंस, चांद, सरस्वती, माधुरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, हंस। हंस में प्रेमघन सर्वस्व, शुक्ल जी ने जो लिखा है प्रेमघन सर्वस्व, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था प्रेमघन सर्वस्व। इसमें भी विस्तृत रूप में बताया गया है। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कविता सरस्वती पत्रिका में नहीं बल्कि आनंद कादंबनी में छपी थी? आपका उत्तर हो जाएगा डी, देशद्रोही की दुत्कार। यह आनंद कादंबरी में छपी थी, शेष सरस्वती पत्रिका में। यानी मनोहर छटा, रानी दुर्गावती, वसंत, शिविर पथिक, ये सब सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो गया। हाँ, इनकी एक और कविता है फूट। फूट भी आनंद कादंबरी में भी प्रकाशित हुई थी। निम्न में से किसने बंग महिला के कुसुम संग्रह को भारतेंदु द्वारा लगाए गए वृक्ष का प्रथम पुष्प माना है? इसको छोड़ दिया जाए, कितने लोग बताएंगे कमेंट करके? किसने बंग महिला के कुसुम संग्रह को भारतेंदु द्वारा लगाए गए वृक्ष का प्रथम पुष्प माना है? कितने लोग बताएंगे? अगर इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो कितने लोग कमेंट करके बताएंगे? खैर, कल का उत्तर तो आप लोगों ने बता ही दिया था कि महादेवी वर्मा का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको कितने लोग बताएंगे? चलिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कमेंट कितने लोग, क्योंकि अंत तक जो लोग देखेंगे वही बताएंगे। इसको छोड़ा जा रहा है,
आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कमेंट करें, थोड़ा मेहनत करें, खोजें इसको। गीतांजलि के संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के नए मानदंड जो है वो भी लिखा है भवदेव पांडे ने, तो उसी में आपको ये मिलेगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र गीतांजलि के संपादक थे। और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देना है कि कुसुम संग्रह को भारतेंदु द्वारा लगाए गए वृक्ष का प्रथम पुष्प किसने माना। चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है कि मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं पता था। आपका उत्तर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज वैसे रहता था 50 प्रश्न, लेकिन आज 54 प्रश्न हो गया साहित्य की एक झलक में, और कल साहित्य की एक झलक भाग 21 में हम लोग मिलेंगे। बाकी जिन लोगों को पेड बैच ज्वाइन करना है वो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो नए मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन कल हुआ है 13 जुलाई में, परसों हुआ है 12 जुलाई में, वो ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, लेक्चर को ज़रूर सुनें, लाइव कक्षा में ज़रूर रहें। जैसे अर्चना है, रक्षा राय हैं, शिवदयाल, पराग, आरती, उमा, शिव, सीमा, रोहित, पुष्पेंद्र, महिमा, जिनका एडमिशन ये कल हुआ उनको मैं बता रहा हूँ, पिंकी, शिवपाल, दीपा, प्रियंका, सीमा, रमन, ये लोग ज़रूर ध्यान दें कि रात में लाइव कक्षा में ज़रूर रहें। और आज प्रताप नारायण मिश्र का निबंध हो रहा है और उसी पर आपको रात में 9 बजे लाइव कक्षा मिलेगी। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में, और कल आप लोगों से पब्लिश वीडियो में साहित्य की एक झलक भाग 21 में मिलेंगे।